गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए, बैठने की सेटिंग आज बन गई है हमारी। ठीक है, ऑडियो वीडियो अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, थम्स अप दिखाइए। सोनी, संगीता, सुमन, लवली, विपिन, प्रियंका, दर्शु, सभी का स्वागत है बेटा। ठीक है, चलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। ओके, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो एक बार थम्स अप दिखाइए। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को एक बार शेयर कर देंगे सभी फ्रेंड्स। चलिए, ओके। आप सभी यूट्यूब चैनल पर तो जुड़े ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप सभी यूट्यूब चैनल पर जिस प्रकार से जुड़े हैं उस प्रकार से हमारा ऐप भी है सेल्फ स्टडी क्लासेस का। तो सभी फ्रेंड्स हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ऐप में आपको संपूर्ण साहित्य का कोर्स मिलता है। यहाँ पर अभी बार ज्वाइन जरूर करके देख लीजिए क्या क्या आपको बेनिफिशियल आपके लिए एग्जाम के लिए है। ठीक है, हाँ, मॉडल पेपर भी बहुत सारे हैं और आपका क्लास भी है। ठीक है, हाँ, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बच्चों, और इसके बाद आंसर कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये DSSB का क्वेश्चन है जिसमें आया हुआ था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, हाँ, कि हमारे बच्चे इनको भी देख पाए। चलिए, क्योंकि बेसिकली ये नहीं बोला जाता कि यहाँ पर ये सीटेट का क्वेश्चन है तो यहाँ पर रीट में नहीं पूछा जाएगा, या फिर रीट का है तो एमपी टेट में नहीं पूछा जाएगा या सुपर टेट में। ऐसा कुछ भी नहीं है, पियाजे को पियाजे ही पूछा जाएगा, चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, चलिए भैया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक एक बार रीड किया करिए। रीजन ये होता है, जब आप क्वेश्चन को रीड करते हो तो अगर आप एग्जाम पे अगर क्वेश्चन देख लिया एक बार कि हमने ये क्वेश्चन मैम के साथ तो डिस्कस किया था, तो हो सकता है अगर आपसे ना भी बन रहा हो तो एक बार क्वेश्चन को देखोगे, क्योंकि ध्यान से पढ़ी हुई चीजें ना बेशक काम आती हैं लाइफ में। ठीक है, चलिए, कोई भी काम कीजिए, रिश्ते हो चाहे पढ़ाई हो, ईमानदारी से काम कीजिए, बेशक उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लोकसभा में पारित किया गया था। कब किया गया था? बाकी बच्चे आज कहाँ हैं, क्लास में दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चा भी क्लास में जुड़ पाए। हो सकता है नोटिफिकेशन ना मिल पाया हो। ठीक है, हाँ, 4 अगस्त 2009 को, 6 अगस्त 2009, 3 अगस्त या 5 अगस्त 2009। आरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन आरटी की मैं कॉन्सेप्ट क्लास लूंगी जिसमें आपको सारी चीजें एक एक करके बता दूंगी। ठीक है, चलिए, ओके। सोनी, हिमांशी, अनोखी, प्रीति, लवली, सैमसंग, सोनी, विजय। चलिए भैया, ओके। ज्यादातर आंसर डी आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 अगस्त 2009 हमारा बिल्कुल। एक क्वेश्चन और भी बनता है, ये तो आपसे पूछा गया कि लोकसभा में कब पारित किया गया। ये क्वेश्चन बना कि लोकसभा में पारित कब किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि पूरे देश में कब लागू किया गया है, तब आपको क्या आंसर करना है? 1 अप्रैल। हाँ, बिल्कुल। हाँ, 2010 में संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। लेकिन अब वर्तमान में हर जगह भी, जम्मू में भी पूरा लागू हो गया है। ठीक है, हाँ, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। और अगर लोकसभा की बात आती है तो लोकसभा में जो पारित किया गया था वो 4 अगस्त 2009 को किया गया था। हम ठीक है सुमन, आप आज नोटिफिकेशन आज नहीं आया, क्या रीजन हुआ आज नोटिफिकेशन आपके सीएम? ठीक है, डी वाला होगा मैम, डी वाला होगा। सैमसंग बच्चे, डी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करो पहले एक बार ध्यान से। हाँ, कैसे आप लोग आंसर, आपने पढ़ा नहीं था क्या इसको? मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे आंसर आप सब करेंगे। देखिए, थोड़ा 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। ठीक है, हाँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन
100% बनता है, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्जाम का हो। ध्यान से देखना और नोट कर लेना, अगर कॉपी पे, अगर आप कॉपी पेन लिए हैं तो। ठीक है। हाँ, ये जो शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ध्यान देना। ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब ये शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा का अधिकार है ना, 4 अगस्त 2009 को ये कंपलसरी बिल पारित किया गया था। ठीक है। कंपलसरी बिल पारित किया गया था। ठीक है। हाँ चलिए, 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है आपका यहां पर कि राज्यसभा में कब पारित किया गया है, तो राज्यसभा में 20 अगस्त को किया गया है। 20 अगस्त 2009 को पारित किया गया राज्यसभा में। अगर लोकसभा का क्वेश्चन बनता है तो 4 अगस्त 2009 में। ध्यान देना, ये राज्यसभा का है, ये लोकसभा का है। राज्यसभा में कब किया गया था? 20 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया था। अगर संपूर्ण देश की बात आती है, संपूर्ण देश में 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। जय भीम सभी को। चलिए सरोज जी, कैसे चल रही है आपकी क्लासेस? हाँ ठीक है, देख लिया सभी ने। ए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो राज्यसभा में बच्चों 20 अगस्त 2009 को लागू किया गया था, पारित किया गया था यहाँ पर, और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में किया गया था। ये आपका राज्यसभा है, ये आपका लोकसभा है, ये आपका 1 अप्रैल 2010 संपूर्ण देश में। तो हम अच्छे से नहीं चल रही ममता सिस्टर। अरे चलिए भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए, इसके बाद आंसर कीजिए। कल हिंदी की क्लास हो नहीं पाई थी, कल लाइट नहीं थी, बहुत आंधी तूफान भोपाल में आया हुआ था। चलिए, आई होप आपने सर के साथ अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? बताइए। कक्षा 1 से 5 किलोमीटर तक के बालकों के संबंध में विद्यालय में आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाना चाहिए? 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर? कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। और क्लास को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए यार। गुड मॉर्निंग। हाँ, कल सर ने पढ़ाया था सुमन, एक्चुअली कल लाइट नहीं थी भोपाल में। हाँ, तो मैं क्लास नहीं ले पाई थी। चलिए, हाँ देखिए, क्वेश्चन अभी आपने देखा, हमने पहले लोकसभा का देखा, राज्यसभा का देखा, पूरे देश का देखा। यहीं पर क्वेश्चन ये भी बनता है कक्षा 1 से 5 तक ज्यादातर आंसर साथियों का बी या डी आ रहा है। ठीक है। हाँ देखना, ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन यहां से 100% बनना है। देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से, मतलब कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितने किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत। मैम आज आप अच्छी लग रही हैं, थैंक यू मेघा। ठीक है, 1 से 5 तक के क्लास के बच्चों के लिए कितने किलोमीटर के अंतर्गत स्कूल बननी चाहिए बच्चों के लिए? तो ध्यान देना बच्चों, ये आपका 1 किलोमीटर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 1 से 5 तक की प्राथमिक स्तर की बात की जाएगी, प्राथमिक स्तर की, तो आपके 1 किलोमीटर हो जाएगा। अगर बात उच्च प्राथमिक की आती है, ठीक है, हाँ 6 से 8 की बात आती है, उच्च प्राथमिक की आती है, तो ध्यान देना 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। हाँ 3 किलोमीटर हो जाए, किसी बच्चे को थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ बिल्कुल, ओके। चलिए, अगर टीचर का रेशियो और बच्चे का रेशियो पूछता है प्राथमिक विद्यालय का, ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है, नोट कर लेना कॉपी पे, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, ध्यान देना। ठीक है। हाँ, एक टीचर प्राथमिक में होना चाहिए, एक टीचर और 30 बच्चे होने चाहिए। ठीक है। हाँ, प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में एक टीचर होने चाहिए और 35 यानी 35 बच्चे होना कंपलसरी है, तब उसके बीच एक टीचर होगा, है ना। अगर 30 बच्चे हैं तो उसके साथ में एक टीचर मिलेगा, और 35 बच्चे हैं तो एक टीचर उच्च प्राथमिक में है। ठीक है। कितने किलोमीटर के अंतर्गत बनवाना चाहिए? तो आपका प्राथमिक की बात आएगी तो 1 किलोमीटर,
1 किलोमीटर होना चाहिए। उच्च प्राथमिक क्या आएगा, 3 किलोमीटर के अंतर्गत स्कूल बननी चाहिए। चलिए भैया, तो हमारा सब कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? 2 का 1 से 5 तक के लिए 1 किलोमीटर, 6 से 8 तक के लिए हाँ 3 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए हाँ बिल्कुल। देखिए, प्रत्याशित सामाजिकरण का क्या अर्थ है, आंसर कीजिए। प्रत्याशित सामाजिकरण का क्या अर्थ होगा? पहला है जीवन के प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में शिशु का सामाजिकरण, पूर्व व्यवहारिक स्वरूप को हटाने और व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन के एक हिस्से के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की प्रक्रिया। थर्ड है प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य समूह में शामिल होने की प्रत्याशा से समूह की संस्कृति सीखते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार, है ना। हाँ, कल तो अपन 100+ गए हुए थे, ठीक है, 95 तक कल गए थे, तो अभी हम 30+ हैं। 70 और जोड़िए जल्दी से अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, सभी में शेयर कर दीजिए। हाँ दिखेगा, मैं साइड हो गई हूँ ममता, दिखेगा आपको क्वेश्चन। प्रत्याशित सामाजिकरण, सोशलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? समाज, देखिए क्वेश्चन कभी कभी बनता है, बच्चे डाउट में आ जाते हैं, समाज कहां से बनता है? तो हर एक चीज जिसका प्रारंभ पूछा जाएगा तो हमेशा घर से बनता है, ये नोट करना। चलिए तो आंसर कीजिए। सी आंसर आ रहे हैं, किसी का बी भी आ रहा है। चलिए तो ध्यान देना, क्या हो जाएगा, जीवन के प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में शिशु का सामाजिकरण। हाँ ठीक है, पर उतना खास नहीं। पूर्व व्यवहारिक स्वरूप को हटाने और व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन के एक हिस्से के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की प्रक्रिया। ठीक है, हाँ 1 सेकंड आप लोग वेट करना, थोड़ा मैं आ रही हूं, 1 सेकंड। चलिए ओके, हाँ तो हमारा राइट ऑप्शन किसको जाएगा? ऑप्शन सी को जाएगा। ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन किसको जाएगा? ऑप्शन सी को जाएगा, क्योंकि ये क्या कह रखा है, प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य समूह में शामिल होने की प्रत्याशा से समूह की संस्कृति सीखते हैं, है ना। कल्चर की बात, तो कल्चर हम समाज से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तम परीक्षा के गुण होते हैं, कौन से होते हैं बताइए। पहला है उत्तम परीक्षा के गुण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, या फिर ये सभी, बताइए। उत्तम परीक्षा के, एक परीक्षा के गुण कौन कौन से होते हैं? पहला है वैधता होता है, वस्तुनिष्ठता होता है, विश्वसनीयता होता है, ये सभी। बेशक ऑप्शन हमारा डी ही होगा। ठीक है, हाँ वैधता की अगर हम बात करते हैं तो वैधता का मतलब किससे होता है? वैधता का मतलब होता है आप उन्हीं उन्हीं अंकों, आप उन्हीं सब्जेक्टों का या विषयों का मापन करें जिसकी बात हो रही हो। कहने का मतलब है कि अगर हम आज आपको सीडीपी पढ़ा रहे हैं तो सीडीपी का ही आपको टेस्ट लें। ठीक है, हाँ वस्तुनिष्ठता की बात है ऑब्जेक्टिव विकल्प में। ठीक है, तो बेशक ये होना चाहिए विकल्पात्मक क्वेश्चन में, चूंकि वहां पर इंटरफेयर नहीं होता। 1 नंबर का क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन है तो 1 नंबर पूरे आपको मिलेंगे, वहां पर ऐसा भेदभाव की कोई बात नहीं हो पाती वस्तुनिष्ठ में, ऑब्जेक्टिव में। विश्वसनीयता की बात आप अंकों से होता है, विश्वसनीयता की बात अंकों से होता है। कहने का मतलब है कि अगर आज अगर आपकी कॉपी चेक हो रही 30 मिल रहे हैं सीडीपी में आपको, तो आने वाले हर एक कल में अगर आपकी कॉपी चेक होती है तो 30 ही मिले, है ना। ऐसा नहीं कि एक टीचर कॉपी चेक करता 30 मिले, कल आपको दूसरा टीचर कॉपी चेक कर रहा है तो यहाँ पर आपको 25 मिले, 30 ही बेसिकली मिले, तभी आपका दोनों का अंकों का मेल होगा, जो कि ऑप्शन डी में बताया। मैम आज भी 30 क्वेश्चन है क्या? हाँ सैनी हमें गुड मॉर्निंग भी नहीं बोली। हाँ आपके 30 क्वेश्चन है। चलिए
आज आपके 30 क्वेश्चन है पूरे भाई, तो आप भी बिल्कुल 100+ भी होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बच्चों को संपोषित करने के लिए प्राथमिक प्रतिवेश क्या है? स्कूल है, समुदाय है, समाज है, या फिर परिवार है? आंसर कीजिए। संपोषित करने के लिए प्राथमिक प्रतिवेश कौन कौन सा है? अगर हमारी बात आती है प्राथमिक की, जब भी प्राथमिक मतलब कि एक बेसिक है और पहली प्योरिटी है, तो जब भी बात समाज की आए, जब भी बात सीखने की आए, जब भी बात अर्जन की आए, ये सभी चीजों में आपका पहला कौन प्योरिटी करेगा? परिवार। पहला कौन प्योरिटी करेगा? परिवार। पहली प्राथमिकता किसको देनी है? परिवार को देनी है। ठीक है, हाँ, हमारा ऑप्शन डी क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन कौन से हैं? बताइए। लक्ष्य एवं उद्देश्य है, उद्देश्य एवं संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन, या फिर ये सभी? तबियत ठीक है राजगढ़ की शेरनी। चलिए, बेसिकली गले में सही नहीं लग रहा है, बट चल रहा है काम, काढ़ा वाढ़ा ले रही हूं तो। ठीक है, चलिए शिक्षण प्रतिमान के तत्व हमारे किसी भी शिक्षण प्रतिमान का मतलब है कि जब आप टीचिंग करा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए किसी को आप पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाने से पहले जो एक मॉडल आपका होना चाहिए, तो किसी भी काम करने से पहले चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम, टीचिंग का हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म का हो, उद्देश्य होना चाहिए हर एक काम का। हर एक काम का उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, है ना। हाँ, अब जब लक्ष्य और उद्देश्य हमारे पास है तो बेसिक एक फंडामेंटल होगा, एक मॉडल होगा, है ना। हाँ, चलिए, तो ये आपके पास मॉडल भी है। सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन एवल्यूएशन तो होनी चाहिए कि हमने जो लक्ष्य लिया है, जो हमने उद्देश्य लिया, जो हमने संरचना बनाया है, तो उसे उसका बेसिकली हम एक ऑब्जर्व करेंगे क्या ये सही है या नहीं। तो बेसिक हमारा डी ऑप्शन चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल तुलसी लेंगे, बिल्कुल। देखिए, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब शिक्षा कैसी हो, तो शिक्षा को बाल केंद्रित माना जाता है। अभी सुमन मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, एक्चुअली वैक्सीन से डर लग रहा है, लेकिन लगवाना पड़ेगा, लगवाऊंगी, अभी नंबर नहीं आया मेरा। ठीक है, हाँ, बाकी सब वैक्सीन बिल्कुल लगवाएंगे। ठीक है, हाँ। बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है बाल केंद्रित में। बालक की मांग, रुचि, अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। ठीक है, ये मांग का मतलब है बच्चे को जो चाहिए वो, और रुचि और अभिवृत्ति, है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ, फिर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्लियर हो जाएगा। हाँ, वैक्सीन के बाद बीमार हो जाऊंगी तो आप सबको पढ़ाएगा कौन? ठीक है, इसीलिए तो नहीं लगवा रही हूँ कि आप सबको फिर पढ़ाएगा कौन। देखिए, सीखना कब शुरू होता है? जब कोई व्यक्ति स्कूल में बातचीत करता है, जब कोई व्यक्ति घर में बातचीत करता है, जब कोई व्यक्ति किताबें पढ़ता है, या जब कोई व्यक्ति समाज के सदस्यों के बीच बातचीत करता है। अच्छा, हाँ, बेसिकली जैसे फीवर आती है तो वो थोड़ा सा, चूंकि बॉडी पर नया सब कुछ होता है, इसलिए फीवर आ ही जाती है, बाकी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। चलिए, सीखना कब शुरू होता है? बेशक कहां से होता है? घर में, जब कोई व्यक्ति घर में बातचीत करता है। हाँ, कैसे 8 का डी कैसे कर रहे हो यार? डी नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, जब चीज शुरू की बात हो, प्राथमिक की बात हो, तो हमेशा घर से हाँ, मैं इसीलिए ये क्वेश्चन को लिया है। मैंने इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डी ट्रिपल एस में भी आया है, डी ट्रिपल एस में भी आया है, केबीएस में भी आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन रीट में भी आया है,
तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में बेसिकली आया है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर समाज भी दे रखा है, तो बच्चा समाज में भी कंफ्यूज हो सकता है। बच्चा यहाँ पर घर दिया है तो घर में भी, अब चूंकि आप सभी को मालूम है कि घर से ही समाज बनता है, सबसे पहले हमारा घर, घर से समाज बनता है ना, एक से ही समाज बनता है। अगर हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई है, हमारे दोस्त हैं, वहीं से हमारा एक समाज का शुरुआत होता है। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन बी होगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से आंसर करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं बार बार कहती हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में, चाहे आप आईएएस ऑफिसर की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, बच्चे असफल क्यों होते हैं? कभी भी उस चीज का ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। बेसिक एक फॉर्मूला होता है पढ़ने का, ठीक है, उस फॉर्मूले को समझ नहीं पाते हैं। एक जो गाइडेंस होता है, क्योंकि हर एक चीज का एक सही गाइड होना बिल्कुल बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जिनका सही है बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, पढ़िए, बताइए। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है? और मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास भी दूंगी, आप सब निश्चिंत रहें, मैं कॉन्सेप्ट भी क्लास लाने वाली हूं। ठीक है, आरटीई की क्लास दूंगी आप सभी को। ठीक है, आरटीई की क्लास रहेगी और थ्योरी से भी हम कुछ क्लास लिया करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो, अगर आपने कहीं और से भी थ्योरी पढ़ रखी है, नहीं पढ़ने का मूड है तो फिर नहीं, लेकिन हम शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी पढ़ लें, तो चूंकि आपका मतलब कि ऐसा ना हो कि हमने सेल्फ स्टडी में टाइम दिया उसके बाद हमें सक्सेस नहीं। बेशक मैं चाहती हूं कि हर एक बच्चा को, हमारे बच्चा या बच्ची को सक्सेस मिले। हाँ भाई, शेयर आज नहीं हो रहा है, बेसिकली 50-60 तो जाइए, कल तो आप सभी 100 पार किए थे, 30 क्वेश्चन आज हमारे पूरे हैं। ठीक है, तो हाँ, हमारा नियमित विद्यालयों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की किसमें मदद करती? इंजीनियर बनने में, समस्याएं सुलझाने में, औद्योगिक कार्य करने में, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता में? बताइए, अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है। आप सभी को मालूम है कि अमूर्त बुद्धि किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। थॉर्नडाइक व गैरेट ने मिलकर के ये बुद्धि का प्रकार बताया है। 3 प्रकार की बेसिकली बुद्धि बताई है। पहला इन्होंने मूर्त बुद्धि बताई है, दूसरा इन्होंने अमूर्त बुद्धि बताई है, और तीसरा इन्होंने सामाजिक बुद्धि बताई है। ठीक है, हाँ, बेसिकली मूर्त बुद्धि वो बुद्धि होती है जो व्यक्ति जो काम करता है देख करके, जो व्यक्ति काम करे देख करके। कहने का मतलब, जब कोई मूर्ति बना रहा है तो बेशक उसका एक ढांचा देखा होगा, जैसे शिव जी की मूर्ति बनती है, गणेश जी की मूर्ति बनती है, माँ दुर्गा की मूर्ति बनती है, तो उनका बेसिकली एक सांचा होता है, एक मॉडल होता है, उसी में मिट्टी लगा करके वो लोग बनाते हैं। ठीक है, हाँ, तो वैसे मैंने प्रॉपर सामने से तो नहीं देखा है, बट मैंने फ्रंट से देखा है। ठीक है, फ्रंट का तात्पर्य है कि मतलब कि मैंने अदर प्लेटफॉर्म से मैंने देखा है। ठीक है, तो मूर्त में क्या होता है, बेसिकली मूर्त बनाने के लिए एक सांचा होता है, तो मतलब यहाँ पर मूर्त में जब आप देखते हो तब चीजों को बना पाते हो। लेकिन जहां पर अमूर्त की बात आती है, अमूर्त में क्या होता है, बच्चा यहाँ पर किताब, अगर आपने कोई चीज को पढ़ रखी है, अमूर्त का मतलब होता है कि जो ना दिखे, निराकार हो, तो अमूर्त व्यक्ति वही देख पाएगा जो पढ़ा होगा, ब्रॉड लेवल में पढ़ा होगा। ये पुस्तकीय ज्ञान पर टिका होता है, इसका जो ज्ञान होता है अमूर्त ज्ञान, ये पुस्तकीय, हमेशा ध्यान रखना, पुस्तकीय ज्ञान पर इसका ज्ञान होता है। जो जितना पुस्तक का अर्जन करेगा उसका लेवल उतना ही बढ़ेगा अमूर्त में। हाँ, सामाजिक बुद्धि जैसे नेता होते हैं, व्यवसायी होते हैं, है ना, ये होते हैं। ठीक, हाँ, चलिए, तो मूर्त बुद्धि में आपके बाकी सब इंजीनियर आ जाएंगे और जो देख करके चीजों को बनाते हैं बेसिकली, है ना। अमूर्त में समस्याएं सुलझाने में हो जाएगा, क्योंकि इसके पास समस्या का लेवल ज्यादा अच्छे से ब्रॉड तरीके से है, क्योंकि इसने चीजों को पढ़ रखा है, समझ रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूर्त बुद्धि को और किस नाम से जानते हैं? गामक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि। मूर्त बुद्धि को और किस नाम से जानते हैं, बताइए। हाय तौबा, मेरा नेट बेकार हो गया। चलिए, तो देखिए, मूर्त बुद्धि को और किस नाम से जानते हैं? गामक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, गत्यात्मक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, हाँ, यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। जो मैंने आपको थॉर्नडाइक के भी 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो हमारा जो गामक बुद्धि हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अमूर्त बुद्धि मैंने बताई है, सामाजिक बुद्धि भी बताई है, भाषाई बुद्धि थॉर्नडाइक में, सॉरी,
गार्डनर में होता है, गार्डनर और थर्स्टन ने दिया है, इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, तो गामक बुद्धि हमारा क्लियर ऑप्शन हो जाएगा। 10 का आंसर दोबारा बता देना, 1 सेकंड। हाँ, 10 का ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है बी है सौरभ, ऑप्शन बी है, समस्याएं सुलझाने में राइट ऑप्शन है हमारा 10 का। ठीक है बच्चे, समझ गया? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए, इसके बाद आंसर कीजिए। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। पहला है, शिक्षक को शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर ले चलनी चाहिए। यार कम से कम आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। तो कम से कम 40+ अभी हम हैं, कम से कम 80 तो लेके जाइए सभी फ्रेंड्स मिलकर के। इतने सारे फ्रेंड्स हमारे प्यारे प्यारे हैं, इतना सपोर्ट आप सभी का रहता है कि वाकई मैं सिर्फ सामने आपके मतलब कि कहते हैं ना कि मियाँ मिट्ठू कुछ करके बोलते हैं, तो वो मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं यकीन मानो मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म में मुझे इतना स्नेह मिलता है कि मैं अब क्या कहूँ, बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को, ठीक है। हाँ बिल्कुल, और आप सबके साथ काम करने में मुझे एक दिन भी काम नहीं करती हूँ आप सबके बीच, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक क्लास अगर मैं नहीं दे पाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पूरा दिन मेरा बेकार गया, ठीक है। हाँ, आप सबके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ, तो विद्यार्थियों प्रत्यय निर्माण किसी चीज के लिए तो व्यापक अनुभव भी होना चाहिए। निर्मित प्रत्ययों का अंतर देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, पहली चीज तो सरल से जटिल की ओर तो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, टीचर हो चाहे जो भी हो, विधियों को सरल से जटिल ही होना चाहिए। अब जब बात हमारे अवसर की, जहां कहीं भी ऑप्शन, जब कोई क्वेश्चन ऐसा आपके रियर आए कि जहां पर आपको समझ में ना आ रहा, आपसे ना आ रहा एग्जाम हॉल में, तब ये काम करना। जब आपको किसी ऑप्शन में अवसर मिल जाए, जब किसी ऑप्शन में आपको निर्माण मिल जाए, है ना, हाँ, व्यापक अनुभव मिल जाए, सरल से जटिल विधि मिल जाए, ऐसे ऑप्शन को भैया छोड़कर मत आना, नहीं बहुत पछताओगे। ऑप्शन डी होगा। और जब वास्तविक एग्जाम्पल हो, यानी रियल लाइफ का एग्जाम्पल हो, तो बिल्कुल छोड़ के मत आना उसको कि ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला है, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास होना चाहिए, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास होना चाहिए, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहिए, या फिर व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए, बताइए। हाँ, 41 हम जा रहे हैं। हाँ, सतीश, प्रगति, सैमसंग, सौरभ, मुकेश, सभी एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। 40+ अभी हम बिल्कुल ठीक है। प्रगति, आप कैसे हो? ठीक है, चलिए। बिल्कुल, और जो बच्चा टेलीग्राम में ऐड नहीं है ना, हाँ, सरिता मैम साइकोलॉजी में आप मेरे साथ पर्सनल जुड़ जाइए टेलीग्राम में, वहां हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग सिर्फ MAM ही है ना। सरिता मैम साइकोलॉजी, यहाँ पर आप जुड़ेंगे तो हम डेली क्विज सॉल्व करते हैं साइकोलॉजी की। जो बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। मेरा नाम सरिता मिश्रा है ना। हाँ, टेलीग्राम में आप मुझसे जुड़ेंगे, सरिता मैम साइकोलॉजी, ठीक है। हाँ, और सेल्फ स्टडी के प्लेटफॉर्म में आप जुड़ना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक दी हुई है, तो आप वहां भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य बेशक व्यवहारिक जीवन होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी। कोई बात नहीं सरोज, अच्छा है आप काम के साथ पढ़ाई तो कर रही हैं। हाँ, मनोचित्रण का संदर्भ है, क्या संदर्भ बताइए। हाँ, ऑल है ही नहीं का मतलब नहीं प्रगति, यहां पर आपका डी ऑप्शन, चूंकि रियल लाइफ की बात हो रही है ना। कभी भी बच्चे को आप यहां पर, 1 सेकंड, हमारे किसी का ऑल है ही नहीं, प्रगति का आंसर जो आया था ऑल का मतलब, देखिए बच्चे, किसी भी बच्चे को परीक्षा के लिए तैयार हमको नहीं कराना होता है, ठीक है। हमारा उद्देश्य परीक्षा के तैयार करने के लिए नहीं है, ठीक है। सामाजिक जागरूकता का तो ठीक है, व्यवसायिक कुशलता का नहीं। हमारे बच्चे का जो उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक के लिए,
अब ऑब्वियसली होना चाहिए, व्यवहारिक में सभी कुछ सामाजिक भी आ जाएगा, है ना। अब जब बच्चा व्यवहार सीख रहा है तो बेशक वो सामाजिकता भी सीख जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोचित्रण का संदर्भ क्या है? अर्थग्राहता को बढ़ाने की तकनीक, जोखिम भरे कर्म योजना, मन का चित्रण, मन के प्रकार का अन्वेषण। बताइए। गुड मॉर्निंग शीतल, गुड मॉर्निंग। बहुत लेट हो गए बच्चे, क्या कर रहे थे अभी तक? क्लास डेली यहाँ पर 11 बजे स्टार्ट हो जाती है सीडीपी की। रात्रि को 8 हिंदी व्याकरण होती है मेरे साथ, ठीक है। रात्रि को 9 बजे हिंदी साहित्य की रहती है सर के साथ, ठीक है। ये सारी क्लासें हमारी डेली लाइव क्लास चलती है, तो बिल्कुल डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। देखिए, मनोचित्रण का संदर्भ क्या है? मन के प्रकार का अन्वेषण। और कोई भी बच्चा बिना चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं जाएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने सी भी आंसर किया है, लेकिन सी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए, मनोचित्रण ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको एक बार कराया हुआ है। मनोचित्रण का मतलब होता है आपके माइंड मैप में, एक आपने स्कीमा वर्ड भी सुना होगा। स्कीमा आपकी इसकी मेटा से बना हुआ है। इसकी मेटा का मतलब है जो आप स्कीम बनाते हो अपने माइंड में, जो आप स्कीम जो प्लानिंग करते हो, है ना। हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली जो आप मन में जो चीज को बनाते हो, अन्वेषण का मतलब है खोजबीन होता है। ये शब्द अन्वेषण का मतलब है खोजबीन, रिसर्च है ना। अब बच्चा जब करके सीखेगा, क्योंकि अन्वेषण कर रहा है मतलब खोज कर रहा है। अब जब बच्चा खोज कर रहा है मतलब करके सीख रहा है, वो भी खोज रहा है, किसी न किसी एक्टिविटी में वो भी लग रहा है। उसके मस्तिष्क का जो कहना चाहिए कि जो टाइम है, जो सक्रियता है, वो भी लगी हुई है बच्चे की। तो बिल्कुल यही हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चा सिर्फ बैठ करके देखे नहीं, बच्चा स्वयं उस चीज को करे। जीन पियाजे कहते हैं अपनी थ्योरी में कि बच्चे को सिर्फ आप माहौल बना करके दे दीजिए, बाकी बच्चा स्वयं कर लेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार एक साधन है, किसका है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक का, गैर औपचारिक का, दूरस्थ शिक्षा का। हाँ शीतल, बिल्कुल हम थ्योरी करवाने के लिए भी सोच रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। परिवार, बताइए, परिवार एक साधन है, अनौपचारिक शिक्षा, एक आपने पियाजे की थ्योरी भी पढ़ी है। पियाजे की थ्योरी में बताया गया है कि जो एज बताई गई, तीसरी एज कौन सी थी? मूर्त एज थी। इसी को मूर्त एज को और क्या कहते थे हम अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अनौपचारिक, अनौपचारिक सक्रियता अवस्था भी कहते हैं हम मूर्त को, है ना। अमूर्त को हम क्या कहते हैं? अमूर्त को हम औपचारिक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। हाँ, तो बेसिकली जो हमारा मूर्त होता है आपका अनौपचारिक होता है, ठीक है। अमूर्त जो होता है वो औपचारिक होता है। तो यहाँ पर हमारा परिवार एक साधन है, कैसा है? अनौपचारिक का है। अनौपचारिक में घर होगा, समाज होगा, है ना, जिसमें आपका, जिस शिक्षा में आपको कोई पैसे खर्च ना करने पड़ रहे हो। मैम आप कहाँ के रहते हो? हाँ, हाँ, तो आपका अनौपचारिक हो, जब घर में हो, समाज में हो, बिना पैसे की शिक्षा दी जा रही हो जहां पर, वो आपकी अनौपचारिक होगी। और जब कोई संस्थान हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई कॉलेज हो, कोई स्कूल हो, वहां पर आपका औपचारिक होगा, क्योंकि वहां पर आप पैसे दे रखे हो, तो वहां पर बिल्कुल आपका औपचारिक हो जाएगा। तो यहाँ का राइट ऑप्शन अनौपचारिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए, शासनावस्था की विशेषता नहीं है। शासनावस्था कौन सी विशेषता नहीं? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। चलिए, शासनावस्था की विशेषता कौन सी नहीं, बताइए। और मैंने जो बैठने का सेटिंग, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि मैं बैठ के पढ़ाऊं, तो मैंने बैठ के क्लास लेना स्टार्ट कर दिया। तो आप सबको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है? बताइएगा बिल्कुल। ठीक है, आप सबके कहने पर ही मैंने किया, नहीं तो मैं खड़े होकर क्लास लेती थी, ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना काम बिल्कुल, ठीक है। तो जैसा भी आपको लगे तो बिल्कुल बताना कि अब बैठने पे आपको ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो नहीं रही है, ठीक है। शासनावस्था की जो विशेषता ने, निर्भरता बेशक हो जाएगा, तीव्रता विकास, सबसे ज्यादा तीव्र विकास शासनावस्था में होता है, मानसिक विकास में तीव्रता होता है, नैतिकता का अभाव यहाँ पर होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, गामक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग का क्या मतलब है? हाँ, कविता एक बार क्या बता दें आपको, शैशवावस्था, है ना। शैशवावस्था का मतलब यहाँ पर ये है कि शैशवावस्था में कौन सी यहाँ पर विशेषता नहीं होती है। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर बच्चा बेशक अनुकरण भी करता है ना, अनुकरण भी करता है, दूसरों पर निर्भर होता, चूंकि यहाँ पर इतना एबल नहीं होता कि स्वयं सारा काम कर पाए। आज आप बैठी हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू रेखा। ठीक है, दूसरों पर निर्भर होते हैं चूंकि मम्मी पापा, ठीक है, हाँ भैया दीदी पर। मानसिक विकास में तीव्र विकास होता है, शारीरिक विकास भी सबसे तेजी से शैशवावस्था में ही पाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों की उचित उपयोग का क्या मतलब है? मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। भाई क्लास को शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स, हमारे एक एक फ्रेंड्स भी हम 45 प्लस हैं यहाँ पर। 45 प्लस में एक बच्चा भी शेयर करेगा, एक एक बच्चा, हम 50 को पहुंच चुके हैं। एक एक बच्चे भी हमारे शेयर करेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम 100 होने में कोई भी टाइम लगाएंगे, है ना। हाँ, चूंकि कहते हैं ना कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, मैं तो जब मम्मी हम छोटे थे तो मम्मी के साथ काम कराने में बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि काश हम मम्मी की हेल्प आज भी कर पाए, बट अब तो चूंकि मम्मी के पास हमेशा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, देखिए गामक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास से पैरों की उचित उपयोग का क्या मतलब हो जाएगा? डी। हाँ बिल्कुल, शक्ति और गति, सिर्फ एक ही शब्द गति, गति यानी मूवमेंट करना। जब मूवमेंट हो रहा है तो बेसिकली मांसपेशियों को खिंचाव होता है ना। जब मांसपेशियों को खिंचाव होता है तो बेसिकली हमारा गामक विकास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकास हो जाएगा? गामक विकास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। मुर्रे ने कहा है, एडलर ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, जेबी बार्सन, इसका क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, शक्ति और गति होगा। बिल्कुल, जो राइट ऑप्शन होगा क्रो एंड क्रो होगा। किसने डेफिनेशन दी है? क्रो एंड क्रो ने दी है। हाँ सी ही होगा, सी, सी है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। बताइए, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय, मेघा सर कहाँ क्लास में शोर नहीं हो रहा? इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है, कौन सी एज को कहा जाता है बताइए? हाँ बेसिकली ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। हाँ बाल्यावस्था हो जाएगा। क्या होगा? बाल्यावस्था आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आंसर कीजिए। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। ठीक है, बताइए आंसर कीजिए बच्चों, क्या होगा? चलिए, हाँ बिल्कुल मानसिक विकास हो जाएगा। ठीक है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, मानसिक विकास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना, संवेदना। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सा सीखने का सही स्तर, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए आंसर कीजिए, निम्न में कौन सा सीखने का सही स्तर है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। सेल्फ स्टडी क्लासेस को भाई सभी फ्रेंड्स, भाई बहन सभी हमारे, ठीक है। चलिए, हाँ, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सेल्फ स्टडी का भी कर सकते हैं। मेरे साथ अगर पर्सनल आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ भी आप जुड़ सकते हैं। सरिता मैम साइकोलॉजी सर्च करेंगे टेलीग्राम में, सरिता मैम साइकोलॉजी, तो आपको मैं मिल जाऊंगी टेलीग्राम। वहां पर हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए, देखिए कौन सा सीखने का सही स्तर है। हो सकता है किसी के गलत भी हो सकता है, क्योंकि एक सीखने का सही स्तर है ना। हाँ, तो सबसे पहले हमारा पंजाबी की राम राम तो कर दी, हाँ बिल्कुल, राम राम। चलिए, बेशक जिनका सी ऑप्शन आ रहा है ना, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। पहले फैक्ट होता है, तथ्य होता है, फिर तथ्य को हम सूचना के रूप में प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर वो प्रज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मैम आप भोपाल से क्लास लेती हैं? हाँ संगीता, मैं भोपाल से क्लास लेती हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैस्लो के अनुसार जरूरतों को कौन सा सेट बच्चे की पहली जरूरत है? शारीरिक जरूरत है, हाँ थोड़ा सा कठिन है बट इम्पॉसिबल नहीं है। बौद्धिक जरूरत है, सामाजिक जरूरत है, भावनात्मक जरूरत है। हाँ बिल्कुल सौरभ, बताइए मैस्लो के अनुसार जरूरतों को कौन सा सेट बच्चे की पहली जरूरत होती है। अंकिता मिश्रा, आप कहां से हो? चलिए, मैस्लो के अनुसार जरूरतों को कौन सा सेट बच्चे की पहली जरूरत होती है। कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। देखिए उन्होंने 5 प्रकार का, मैस्लो ने आवश्यकता का, उनकी जो थ्योरी का नाम है आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, मतलब आवश्यकताओं को उन्होंने सिद्धांत जो बताया है, 5 प्रकार का स्टेप उन्होंने बताया। सबसे पहले उन्होंने बताया है भूख प्यास, है ना, हाँ ठीक है, हाँ फिर क्या बताया है, रोटी कपड़ा, ठीक है। मतलब कि भोजन भी हो जाएगा, पहला पहला भोजन हो जाएगा, दूसरा कपड़ा हो जाएगा, कपड़ा मकान हो जाएगा, है ना। अब जब भोजन मिल गया, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, तो लगता है कि समाज में थोड़ा स्थान भी मिले, ठीक है। या फिर परिवार की जरूरत हो गई, परिवार मिल जाए। परिवार से मतलब आशय है कि फैमिली हो जाए। अब जब फैमिली आ गई तो लगता है कि भाई थोड़ा सा समाज में रेपुटेशन मिल जाए। अब जब समाज में रेपुटेशन मिल जाती है तो फिर इसके बाद लगता है कि अब सब कुछ मिल गया है, अब आत्म सिद्धि मिल जाए, है ना। हाँ, स्वयं को, अपने आप को जान पाए, समझ पाए, मतलब कि बहुत सारे संन्यास जो ले लेते हैं ना, जब सब कुछ उनको मिल जाता है तो संन्यास की ओर चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जरूरत शारीरिक जरूरत होती है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसके बाद ध्यान से आंसर कीजिए। बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास गतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। दूसरा है वय संधि काल, एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वय संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वय संधि काल सबसे अधिक दुखी होता है।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रखा है, विकास एक अधिनियम है कि विकास जिस विकास जो गति से विकास चलता है विभिन्न कालों में चलता है, सभी की अलग अलग खुशी होती है। ठीक है, सबकी अलग अलग हर एक एज की खुशी होती है। इस अधिनियम के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो जीवन का जो प्रथम वर्ष होता है सबसे अधिक खुशी का काल होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। बाकी वयसंधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। नहीं होता, क्योंकि वयसंधि आपकी किशोरावस्था की सबसे पहले वाली होती है ना। हाँ, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो बीच की एज होती है वयसंधि कहलाती है। यहाँ पर तो बेसिकली आप सभी को मालूम है कि बच्चा पढ़ाई में रिलेशन को लेकर के बच्चे कितने ज्यादा परेशान हो इस एज में होते हैं, सभी इस स्टेज से निकल चुके हैं। तो बेसिकली सभी को मालूम होगा कि वयसंधि नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, चलिए, वयसंधि हो गया, किशोरावस्था हो गया, सभी को मालूम है कितनी सारी प्रॉब्लम, क्योंकि वयसंधि किशोरावस्था से लगी हुई एज होती है। ठीक है। हाँ, भाषा क्या सक्षम करती है बताइए? मनुष्यों को सामान्य शारीरिक विकास या फिर जीवन के विविध या विभिन्न तरीकों को विकसित करना, न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत से भविष्य की पीढ़ियों तक संचारित करना, मनुष्यों का जैविक विकास क्रम। बताइए। नेटवर्क नहीं है मैम। चलिए, नई प्रगति कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, बट मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां भी पढ़ाया हुआ है। चलिए, ऑफलाइन भी मैंने पढ़ाया हुआ है। चलिए, वेल 50+ आप सभी हो गए हैं। चलिए भाई, 50 से आगे आज नहीं गए हैं आप सब लोग। भाषा क्या सक्षम करती है? अब भाषा से संस्कृति भी बनती है, अतीत से भविष्य की पीढ़ियों पर भी आप जा सकते हो, बेशक ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके बारे में? कुपोषण के प्रभाव के बारे में। बताइए। मैम आप भोपाल में रहती हैं क्या? हाँ सुमन, मैं भोपाल में रहती हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, भोपाल एमपी में रहती हूँ। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। जीवन के बाद के वर्षों में मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है कुपोषण जो होता है। ठीक है। दूसरा है यह बालकों को सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है, बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं, यह कद को प्रभावित करता है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं? जो कुपोषण होता है, जैसे बच्चे क्या होते हैं बेसिकली, कुपोषण का मतलब है कि जिनको अच्छे से पोषण नहीं मिल पाता है, ठीक है, वो उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए, कद को प्रभावित बेशक करता है, बालक निराश भी रहते हैं, ये भी सही है, बालकों में सीखने की योग्यताओं को भी प्रभावित करता, बच्चे उतनी बेसिक तरीके से नहीं सीख पाते हैं, है ना। हाँ, जिन बच्चों का ए नहीं आया ना, बिल्कुल सही नहीं है, मतलब कि आप लोग प्रयास अच्छा नहीं कर रहे। देखिए, कुपोषण का मतलब है जब बच्चे में वीकनेस आती है। ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो। ये क्वेश्चन की भाषाएं बच्चे को परेशान करती है। क्वेश्चन एक बार रीड करो और बताइए, मेरे किसी बच्चे गलत नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को एक बार देखिए, फिर से 1 सेकंड का टाइम दीजिए और देखिए क्वेश्चन को। और फिर आप बताओ कौन सा गलत है कौन सा सही है। जल्दबाजी में आप लोग गलत कर देते हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग जल्द में, बार बार कहती हूं कि बच्चों एग्जाम हॉल में आपको एक क्वेश्चन का 1 मिनट मिलता है ना। हाँ, तो आराम से उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। जैसे बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, पैसेज हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, संस्कृत में भी पैसेज आता है। अब पैसेज को इतना रिपीट वो पढ़ते हैं पैसेज को, कि फिर उसी चीज को दोबारा उनको पढ़ना पड़ जाता है। तो इसीलिए पहले ही चीजों को आप उतना समय लीजिए ताकि आपको दोबारा उस चीज पर समय ना देना पड़े। पैसेज को बहुत बच्चे, मैं आपको बताऊंगी पैसेज आपको किस तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में। ठीक है। हाँ, किसी दिन मैं आपको एग्जाम का बेसिकली संडे के दिन हो सकता है ऐसा रख लूं कि आपको किस टाइप का आंसर करना है ना, कैसा हिंदी में किस प्रकार करना है, कैसा सीडीपी में आपको किस पोर्शन पर ज्यादा आपको पढ़ना है ना। ये सारी चीजें हम हो सकेगा तो संडे को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, क्लियर तो नहीं बट हो सकेगा तो सारे पोर्शन पर बात करेंगे कैसे हमको मैनेज करना है सारे सब्जेक्टों को। ठीक है। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आर एम गैने हैं, बर्दिमर एवं कोफ्फा है, थॉर्नडाइक है, या फिर अल्बर्ट बंडूरा? हाँ बिल्कुल, सभी आंसर करें। प्रगति बिल्कुल, क्लास में ध्यान दीजिए, ठीक है। सभी बिल्कुल। देखिए समग्रता का मतलब है संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब है आपने सभी पढ़ा होगा, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बर्दीमर एबर कोफ्फा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने तो सीखने का नियम दिया है, सीखने के उन्होंने बेसिकली तीन नियम दिए हैं, मुख्य नियम दिए हैं, बाकी पांच गौण नियम दिए हैं। तीन मुख्य नियम दिए हैं, पांच गौण नियम दिए हैं, ठीक है। हाँ, सीखने का नियम उन्होंने दिया है। एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत उन्होंने दिया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, 16 पीएफ प्रश्नावली बनाई गई थी आलपोर्ट के द्वारा, सैल्डन के द्वारा, टाइडमैन के द्वारा, कैटेल के द्वारा? बताइए, 16 पीएफ प्रश्नावली बनाई गई थी किसके लिए? टेलीग्राम बच्चों सभी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम वहां पर सीडीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चन की संख्या भी मैं बढ़ा दूंगी। अभी हमारे 10 क्वेश्चन रहते हैं टेलीग्राम में, क्विज में हम 10 क्वेश्चन की भी संख्या और बढ़ा देंगे, ठीक है। थैंक यू राजा कुमारी, आप सब भी बहुत प्यारे हो, यकीन मानिए आप सब भी, ठीक है। 16 पीएफ, 16 फैक्टर, यहां पर पीएफ का मतलब है प्राइमरी फैक्टर, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये किसने दिया था? कैटेल ने दिया था। बेसिकली इन्होंने 23 फैक्टर दिए थे, लेकिन 23 में इन्होंने 16 को ही मुख्यतः माना था, बाकी अदर को इन्होंने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। टोटल तो रिसर्च इन्होंने 23 पर किया था, लेकिन 16 पर, 16 पर इन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर को इन्होंने बताया है व्यक्तित्व में, ठीक है। जो कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी? प्रश्नावली, प्रायोगिक विधि, किंडरगार्टन विधि, केस स्टडी विधि? हाँ, आपके क्विज रहते हैं डेली, टॉपिक वाइज ही चलेंगे। अभी जो सभी फ्रेंड जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? बताइए। डी आंसर आ रहा। हाँ, बेसिकली हमारा डी ही ऑप्शन केस स्टडी हो जाएगा। केस स्टडी का मतलब ये है कि जीवन इतिहास विधि भी इसको कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं हम इसको? इसको केस इतिहास विधि भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसमें पूरी हिस्ट्री बच्चे की देखी जाती है, स्टार्टअप से लेकर के इंडियन तक, जहां तक उसकी एज है ना। हाँ बिल्कुल, फ्रोवेल किंडरगार्टन के दिए हैं, ठीक है। हाँ, प्रश्नावली के जनक कौन माने जाते हैं? सुकरात माने जाते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? चार्ट है, पाठ्य पुस्तक है, कंप्यूटर है, या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री है? हाँ बिल्कुल संगीता, हम डिस्कस करेंगे किसी दिन, क्लास रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, लाइक दैट, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ज्यादा फोकस करना है, कितना टाइम देना है, मैं एक शेड्यूलिंग बनाऊंगी, खुद से बनाऊंगी, आप लोगों को वो मैं प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। हाँ, निश्चिंत रहें आप सब। शिक्षण को जब रोचक बनाना हो, सार्थक बनाना हो, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण, लाइक सभी को मालूम है, श्रव्य और दृश्य सामग्री है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको सिर्फ क्लास में ऑडियो क्लास ही देती रहती हूँ, दिखती नहीं हूँ, तो कभी कभी आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है कि मैम दिखाई क्यों नहीं देती। यही इसका रीजन है कि दोनों ही होता है, तब एक अलग ही इंटरेक्शन होता है बच्चे में, है ना, पढ़ने में, सीखने में, समझने में। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। डाल्टन, एक सेकंड, हाँ, डाल्टन शिक्षण विधि
का विकास किसने किया था? फ्रोबेल ने, किलपैट्रिक ने, मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने, मारिया मॉन्टेसरी ने? बताइए। चलिए। हाँ, बताएंगे क्या होगा? डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? हाँ, चलिए, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हाँ, बिल्कुल। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? मिस हेलन पार्क हर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन सी होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए। तो क्लास हमारी यहीं ऑफ होती है और हम डेली हमारी क्लास रहती है। शेड्यूल आप जान लीजिए, सुबह के 11 बजे, सुबह के 11 बजे डेली क्लास रहती है सीडीपी की। शाम को 8 बजे रहती है डेली हिंदी व्याकरण की, मैं ही पढ़ाती हूँ वहां पर भी, रात्रि के 8 बजे ही पढ़ाती हूँ। रात्रि को 9 बजे रहती है हिंदी साहित्य रहती है सर के द्वारा। तो ये सारी क्लासेस अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हाँ, और हमारा सेल्फ स्टडी क्लासेस का बच्चों ऐप भी है, ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी हुई है, जहां भी आपको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। और मेरे साथ पर्सनली अगर आपको जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिएगा सरिता मैम, MAM लिखिएगा और साइकोलॉजी, तो आपको मैं मिल जाऊंगी। वहां पर साइकोलॉजी के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, डेली। तो सभी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैम संविदा में इतने सरल प्रश्न नहीं आते। ओके, चलिए। तो कठिन अगर आपको चाहिए तो कठिन भी, सरल कठिन दोनों क्वेश्चन आते हैं, ये कभी भी मत सोचिए। ठीक है, हाँ, कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि क्वेश्चन ये सरल है, क्वेश्चन ये कठिन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मेरा देखा हुआ है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं बनते। आप लोगों को लगेगा तो मैं प्रीवियस ईयर के संविदा के भी क्वेश्चन आपको दिखा दूंगी कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए। थैंक यू सो मच आप सभी का स्नेह बनाए रखने के लिए। ऐसे ही क्लास में बनाए रखें। रात्रि को मिलेंगे हिंदी की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी लाइफ में कुछ अच्छा भी कर पाएंगे। हाँ, कल नहीं आ पाए थे, एक्चुअली कल लाइट भी नहीं थी, यहाँ लाइट चली गई थी भोपाल में। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आता होगा आपको। तो मेरे पढ़ाने का मकसद यही है। ठीक है, तो बच्चों सभी क्लास को लाइक कर देना और बाद में भी शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, नहीं तो आपको क्लास नहीं मिल पाएगी। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। और टेलीग्राम में पर्सनल मुझे जुड़ना होगा तो ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, चलिए, थैंक यू।